नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम कक्षा 11वीं का लेसन जो है आलो आंधारी पढ़ रहे हैं। इसके 4 भागों को हमने पढ़ लिया है और इसका जो अंतिम निचोड़ है वो इस आखिरी के हिस्से में है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। इसके प्रश्न जो हैं आप स्वतः लिख पाओगे बगैर याद किए, यदि अच्छे से आपने लेसन को पढ़ लिया है। एक भी प्रश्न को आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यदि पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका बहुत सा सिलेबस और भी बाकी है। वो सारा सिलेबस मैं आपको निरंतर करवाने वाला हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आइए पढ़ते हैं अंतिम चरण। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती थी। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, तो क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती हैं और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह से लिखती हैं जैसे अपनी किसी बांधवी को लिखती हैं, अपनी बहन को लिखती हैं। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़ करके सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन ख़राब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित करती थी, प्रसन्नचित करती थी। बेबी, एक बार सोच करके देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं। इसका कारण यह है, थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना भी भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तेरे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे के से मिलेंगे तो जी भर के हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात नहीं होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़ करके कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है, और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो घूमने जाने की बात उठती कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना यानी शीशा, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर के सजने धजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से तो पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं की तो ए ठहरो कह करके साड़ी को फिर से 10 बार खोलती, पहनती। कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता ये साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहनकर स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर से कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं कि वह चाहती कि और लोग भी कहें कि देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो विद्यार्थियों, नारी में एक कमजोरी होती है कि यदि उसकी कोई सुंदरता की तारीफ़ करे तो वह भाव विभोर हो जाती है।
अपना सब कुछ उस पे वारने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। सिर्फ यही नहीं कि वे चाहती कि लोग उसे कहें देखो कितनी सुंदर लग रही है, मैं तो देख करके अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया है और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं, मुझे ये सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझसे पकड़ करके ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियाँ ही कह करके मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना होता तो वह जैसे तैसे कंघी करके मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती थी। इस पर भी पाड़े की औरतें, मोहल्ले की औरतें मुझे देख करके जलती थी। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर के इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई और यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता है। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मैं सोचती इन लोगों का इतना प्यार संभाल पाऊँगी या नहीं। वह मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता कि वह इसके अलावा या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं यह सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़ करके मैं नहीं रह सकूँगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वो आज उनके बिना बड़े मज़े में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास थी जब अपने बंधुओं को छोड़ करके आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि मैं अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी कि उनमें से कोई भी मुझे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मग्न थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चलती रही है। वे अब न तो पहले की तरह ज़रा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, न बेमतलब की इधर उधर की भटकते हैं। बातें भी अब वे ऐसी करने लगते हैं जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठपूर्वक मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी ज़रा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिला करके हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते थे, वे भी बाद में ही पढ़ती थी, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं था कि उनकी माँ लिखती पढ़ती भी है। या मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उनका सिर पैर कुछ भी नहीं समझ पाती थी, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उसके बारे में पूछती। तातुस कहते तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक करके अक्षर बोलती जाती और तातुस हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर ख़त्म हो जाते तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब बता देते थे। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते थे, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती हाँ हाँ भेजूँगी, अभी टाइम है।
वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी, जाओ। मैं घड़ी की तरफ देख करके उठ जाती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम नहीं था। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बना करके देनी होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने खाने का शौक़ था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमाटो सौंफ, चिकन सौंफ, प्याज सौंफ जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती थी। लोगों को कुछ बना बना करके खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं अब अपने स्वामी के पास थी मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता था उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। अखबार देखते मुझ पर जैसे उनका नशा सा चढ़ गया था। तातुस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह मेरे लिए सब बिल्कुल नया होता था, और वैसी बातें बार बार सुने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती थी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुस स्वयं ही अखबार ला करके पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय दे करके मैंने पूछा, अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर के खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख करके अखबार देखने लगी। हठात तातुस बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास मानने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा है। इतना कहकर तातुस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई काम पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर के खिड़की के पास खड़ी हो गई और आकाश की तरफ देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वहाँ कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक से समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी ना होती। आकाश की तरफ देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची। वह चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी। तभी देखा कि किसी ने मैं गेट पर बेल बजाई। उन्हें जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर के तातुस को दे दिया। तातुस ने देख करके कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर के मैं किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर मैंने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो अंधारी बेबी हालदार।
खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बातें याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी में चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती हुई ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़ करके माँ के पास आए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार माँ, तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख करके उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कह करके उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उन्हें सोचा, वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई है। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर वह तातुस के पास आई और उसके पैर छू करके प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। तो वही बच्चों, ये था हमारा बेबी हालदार। किस तरह से कितनी मुसीबतें संकट में वह रही और अंत में एक अच्छी लेखिका बन गई। ये सब कमाल था उनके एक चाहने वाले पिता तुल्य व्यक्ति तातुस जिसे वह कहती थी उसका। और आपको बताऊं कि वो जो चिट्ठियां थी जिनके बारे में अभी पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी कि वे सारी चिट्ठियां ना कोई तातुस का भाई था ना कोई बहन थी लिखने वाली, बल्कि तातुस स्वयं वे चिट्ठियां लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में डाल आते थे ताकि बेबी का हौसला अफजाई होती रहे और वह अपना लिखने पढ़ने का कार्य ना छोड़े। और परिणाम भी ये हुआ कि उनके इस चिट्ठियों के इन सहयोग से वह एक दिन एक बड़ी लेखिका बन गई। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का लेसन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।